नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। अभी अपन जो रिवाइज बाय शॉर्ट नोट्स जो अपन कर रहे हैं, रिवाइज बाय शॉर्ट नोट्स, इसमें मैं सीपीएम एंड पर्ट अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं इस सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ आप सभी के सामने और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद आपका सीपीएम पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अब जो मैं आज आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सीपीएम पार्ट में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, खासकर जो एई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और एई के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा ये चीज़। तो ये चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले आएगा सिंकिंग फंड फैक्टर। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, आई अपन 1+i⁻n−1 होता है। सीधे फॉर्मूला रखिए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सिंकिंग फंड फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में ये यूज़फुल होता है, ठीक है। और कैपिटल रिकवरी फैक्टर का फॉर्मूला आप याद रखिए, i1/i⁻n/1+i⁻n−1 होता है। सीधे फॉर्मूला याद रखिए और इसमें कुछ करना नहीं है। और ये पेबैक पीरियड लिक्विडिटी के लिए यूज़ होता है, ये सिंपल याद रखिए, ठीक है। टॉप पे देख लेते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। इस सीपीएम में टाइम कंप्यूटेशन अपन निकालते हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले एक्टिविटी ड्यूरेशन होगा, फिर फॉरवर्ड पास होगा, फिर अर्लियर एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, फिर बैकवर्ड, फिर एलईटी, फिर टोटल फ्लोट। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। और ये सीक्वेंस आपको एग्ज़ाम में मतलब एज इट इज़ ही आएगा। और इसमें कोई चीज़ आगे हो जाएगी, कोई पीछे हो जाएगी। तो उसको याद कैसे रखना, आप ये इसमें एक चीज़ सिंपल समझ लीजिए। अर्ली आ रहा है तो अर्ली पहले आएगा, ठीक है। लेट आ रहा है, लेट बाद में आएगा। तो अर्ली और लेट आपको ऑप्शन में देखें तो अर्ली और लेट, इससे आप कंपेयर कर लेना। और फॉरवर्ड पहले आएगा, बैकवर्ड बाद में आएगा, सिंपल। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और प्लास्टरिंग जो होती है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो आप याद रखिए मीटर स्क्वायर में। और प्लास्टरिंग में जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। डिडक्शन को कैसे याद रखना है, देखिए कि डिडक्शन है ना, कोई डिडक्शन नहीं होगा बीम के एंड में, राफ्टर में और पोस्ट में, ठीक है। और नो डिडक्शन फॉर 0.5 मीटर स्क्वायर ओपनिंग एरिया, डिडक्शन 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर वन फेस ऑफ वॉल, और बोथ फेस ऑफ वॉल के लिए 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसमें कैसे याद रखना है समझिए। अगर आपका 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया है तो वॉल की फेस के दोनों साइड में अपन डिडक्शन देंगे। और 0.5 से 0.3 मीटर स्क्वायर अगर है इसके बीच में तो एक ही फेस में देंगे, और इससे कम है तो कहीं नहीं देंगे। ये सिंपल याद रखिए, आपको यही ये चीज़ आपसे पेपर में पूछेगा। ऑप्शन में ग्रेटर देन 3 दे देगा, लेस देन 3 दे देगा, ग्रेटर देन 4, लेस देन 4। तो आपको चीज़ याद रखनी है। और ये इम्पॉर्टेंट है सीपीएम पार्ट में, ये आप एस्टिमेशन में देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है जो एज्यूम किया जाता है 10%, 10 to 15% होता है। तो यूजुअली 10% अपन कंसिडर करते हैं। वाटर चार्ज होता है 1 to 2% होता है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट 10 से 15% ले कंसिडर करके चलते हैं। कंटेंजेंसी का जो चार्ज जो प्रॉफिट होता है वो अपन 3 से 5% लेके चलते हैं। और इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी और वाटर सप्लाई 20% लेके चलते हैं। इस पे इम्पोर्टेंट लगा देना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इसका जो बाइफर्केशन है वो है, सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए 8 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है। ये जो इलेक्ट्रिकल है ये भी अब 1-2 बार आया हुआ है। और साइट ओवरहेड 5 से 15% होता है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का। जनरल ओवरहेड होता है 2 to 5% ऑफ टोटल कॉस्ट का। अब ये देखिए, ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है ये एमपीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए, बीओटी फुल फॉर्म क्लियरली पूछा हुआ था, फुल फॉर्म बीओटी का फुल फॉर्म, ठीक है। सॉरी, बीओटी का फुल फॉर्म क्लियरली पूछा हुआ था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है। आप याद रखिए। तो ऐसे ही एक और टर्म होता है BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो ये याद रखिए, एक बार आ चुका है तो इसी टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है,
कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट नहीं होता ना लॉस होता, ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसमें लिखा हुआ वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मिनिमम हो, कोई प्रॉफिट ना हो, तो इस टाइप के ऑप्शन आपके होंगे, आप कर लीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे जो है साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू को अपन रीसेल वैल्यू भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड्स विदाउट बीइंग डिसमेंटल हुए बिना उसकी जो यूटिलिटी पीरियड एंड होने पे जो वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, उसको साल्वेज वैल्यू बोलेंगे। मींस प्रॉपर्टी हैज़ फर्दर यूटिलिटी। इसको सिंपल एग्जांपल समझ लो, नीलामी अपन बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। ग्रेटर देन और रीसेल वैल्यू होती है ये, ठीक है। इसको दूसरा नाम स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यूजलेस या यूटिलिटी जीरो, मतलब कवाड़ा एक तरह से। यूटिलिटी जीरो हो या यूजलेस हो, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। और बिल्डिंग के केस में 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू कितनी कंसिडर की जाती है, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू अकाउंट वैल्यू बोल लो। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शो इन अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू शो होगी उसको बुक वैल्यू बोलेंगे। इसको निकालते कैसे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये याद रखना फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बनेगा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो आपका बुक वैल्यू आ जाएगा। अब एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट, ये सारा मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये MPPSC और व्यापम के कंसिड्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, AE एंड JE के लिए, तो आप अच्छे से पढ़िए। सीधे पिन पॉइंट है। एक्सकावेशन इन हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल में क्या होता है, पावर शॉवेल और बैक होए का यूज़ करते हैं, तो ये आप याद रखिए, पावर शॉवेल और बैक होए का यूज़ कहाँ करेंगे, हार्ड सॉइल। तो बैक होए का एग्जांपल है JCB, तो JCB ये कंपनी है, ठीक है। JCB है, टाटा हिटैची है, तो ये सब कंपनियां हैं, ये सब बैक होए बोलते हैं। जो JCB आप देखते हैं वो JCB मशीन नहीं है, JCB कंपनी है, वो मशीन का नाम तो बैक होए है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे आते हैं, वेट सॉइल के लिए क्या होता है, ड्रैग लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। पावर शॉवेल बैक होए कहाँ है, हार्ड सॉइल के लिए। ड्रैग लाइन कहाँ है, वेट सॉइल के लिए। अब एफिशिएंसी की अपन बात करेंगे, लोडिंग एफिशिएंसी किस में ज़्यादा होगी, आप इन दोनों को आप थोड़ा संग में देखेंगे, हार्ड सॉइल और वेट सॉइल को, तो आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि पावर शॉवेल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बैक होए की कम होगी, ड्रैग लाइन की कम होगी, क्लैम शेल की मिनिमम होगी। और एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होगी ये आप देख रहे हैं। साइकिल टाइम की बात करेंगे, साइकिल टाइम इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है साइकिल टाइम है, याद रख लीजिए। और ये इस पे लगा लेना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो अगली चीज़ है इस पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे आपको डेफिनेटली MPPSC में क्वेश्चन देखने को अब डेफिनेटली मिलेगा। बुक वैल्यू क्या होती है, C माइनस M इंटू डी। C क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट में से ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिसिएशन में, उसको माइनस कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा क्या, बुक वैल्यू। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ पीरियड। सिंपल आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला, आप ये बस ये दो फॉर्मूले याद रख लीजिए, पहला ये दूसरा ये, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट दी होगी, साल्वेज वैल्यू दी होगी, लाइफ पीरियड दिया होगा, आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डेप्रिसिएशन उठा के याद रख देना, और कौन सी ईयर में आपको निकालना ये दिया होगा, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ दी है तो ये भी दी है, आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल चीज़ है, आप याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। केवल फॉर्मूले याद रखना आपको दोनों। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये PSC में आ चुका है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालने को बोले तो आपको फॉर्मूला याद रखना, 1 माइनस साल्वेज वैल्यू अपन ओरिजिनल कॉस्ट की पावर बनवाए T, सिंपल फॉर्मूला रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब ये एवरेज एनुअल कॉस्ट,
पी एन प्लस वन प्लस एन 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 माइनस वन अपॉन टू एन। ये पी क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट है। एस क्या है, साल्वेज वैल्यू है। एन क्या है, यूज़फुल ईयर है। ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, ये पीएससी 2020 जो अभी हुआ था एई का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ उठ के आया था। और एक अगला है सैम्पल साइज जेड इंटू सिग्मा अपॉन एम होल स्क्वायर। देखिए सिंपल फॉर्मूला है, जेड होता है क्रिटिकल वैल्यू, एम होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको केवल फॉर्मूला ही याद रखना है। जैसे एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, और ये एक और दो, ये दोनों क्वेश्चन पीएससी 2020 में आए थे। सिंपल फॉर्मूला था, आपको वैल्यू दी हुई थी, पी दिया था, एन दिया था, एस दिया था, सीधे रखना था, आंसर आएगा। तो बच्चों को फॉर्मूले ही याद नहीं होते हैं। तो आप और यहाँ पे आके मेरा सीपीएम हो जाता है एंड। ठीक है, 3 दिन का मैंने ये सीरीज़ पढ़ाई, सीपीएम यहाँ पे आके एंड होता है। आप इतना जो मैंने पढ़ाया है इतना ही कर लेंगे, और आप इसके बाद क्वेश्चन से लगा लेंगे प्रीवियस ईयर ईएस के एंड स्टेट एई के। तो आप ये मानना, अगर जैसे स्टेट पीएससी एई में आपके 10 क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ सीपीएम से बनेंगे, तो उन 10 में से आप मान के चलना 6 से 7 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपने ये मेरा जो मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से कर लिया, क्योंकि चीज़ें आपको रिटेन रखनी है। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, सिंपल चीज़, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, आप इतना करिए। और कोई भी डाउट हो मेरे को यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट मैं किस सब्जेक्ट पे पढ़ाऊँ। तो मुझे आप कल तक बता दीजिएगा, जिससे मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच।